अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। ओजड़ी कैंप के बारे में जो फुटेज थी मेरे पास अपनी पीटीवी की, वो मैंने यहाँ पर शाया की है और बहुत से लोगों ने उसे देखा और फिर कई लोगों ने ये पूछा कि ठीक है, ये तो आप वहाँ पर जो वाक़या हुआ उसके बारे में पढ़ रही हैं, आप खुद कैसी थी, आपने क्या देखा और आप पर क्या गुजर रही थी। यानी कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, तो मैं जिन हालात से गुजर रही थी वो सब मैंने इस किताब में अपने लिखे हैं, जो 1988 में पेश आया था। और मेरी किताब के एक बाब का उन्वान है रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौत की बारिश। और ये मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये मैं आपको पढ़ के, पूरा बाब तो बहुत तवील है, पूरा तो नहीं सुना सकूंगी, लेकिन इसके कुछ थोड़े से इक़्तिबास आपको यहाँ पर सुना सकती हूँ। 10 अप्रैल 1988 की सुबह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को काहे को ये इल्म होता कि आज दोनों शहरों में क़यामत सुग़रा बर्पा होने वाली है और बहुत से अफराद जो मामूलात ज़िंदगी के लिए घरों से निकल रहे थे, कभी घरों को वापस नहीं लौट सकेंगे। दिन के 10 बजे तक जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा थी। मैं भी दिन के 10 बजे रेडियो पाकिस्तान की न्यूज़ की गाड़ी में घर से मामूल के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंची, जहां मुझे दिन के 11 बजे और 1 बजे का न्यूज़ बुलेटिन पढ़ना था। मैं 11 बजे का बुलेटिन पढ़कर रिटायरिंग रूम में आकर बैठ गई, जो एक मामूल होता था क्योंकि अगला बुलेटिन दिन के 1 बजे नशर होता था। अचानक धमाकों की आवाजें आनी शुरू हो गईं। यूं लग रहा था जैसे कहीं तोपों से गोले दागे जा रहे हों और आवाजें भी कहीं बिल्कुल करीब से आती हुई महसूस हो रही थीं। इस्लामाबाद मुल्क का दारुल हुकूमत है, इस तनाजुर में ऐसी आवाजें सुनाई देना बहुत ही गैर मामूली था। मगर रेडियो पर किसी को ये मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं इमारत से बाहर निकलकर लॉन में जरा ऊंचाई पर खड़ी हो गई कि जरा देखूं तो सही कि धमाकों की आवाजें कहां से आ रही हैं। उस वक्त मुझे बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि कोई जलता हुआ रॉकेट आकर मुझ पर भी गिर सकता है। मालूम तो जब होता ना, जब हुक्काम जो इस किस्म के खतरात को भांप सकते हैं शहरियों को कुछ बताते। खैर, इतने में हमारी रिपोर्टर ने आकर बताया कि रावलपिंडी के इलाके फैजाबाद में असलहे के डिपो ओजड़ी कैंप में मौजूद स्टिंगर मिसाइलों और रॉकेटों के जखीरे में आग लग गई है, जिससे मिसाइल चलने शुरू हो गए हैं और ये आवाजें वहीं से आ रही हैं। फैजाबाद इस्लामाबाद से बिल्कुल मुत्तसिल रावलपिंडी का एक इलाका है। गोया उसमें मौजूद ओजड़ी कैंप रेडियो पाकिस्तान से चंद ही मील की दूरी पर था। समझ में नहीं आ रहा था कि रॉकेट आसमान से बरस रहे हैं या जमीन से निकल रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुए तकरीबन 2 घंटे को आए, मगर सरकार की जानिब से कोई एलामिया या खबर जारी नहीं हुई। उस जमाने में टीवी की नशरियात तमाम दिन नहीं बल्कि पहले सुबह और फिर सपहर में शुरू होती थी। अवामुन्नास के पास खबरों का वाहिद जरिया रेडियो था और रेडियो धमाकों के बारे में बिल्कुल खामोश था। सदर जनरल ज़ियाउल हक उन दिनों इस्लामी सरवर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कुवैत में थे और वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो कराची के दौरे पर गए हुए थे। इस्लामाबाद में बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे कोई हुकूमत ही नहीं। लगभग 2 घंटे बाद एक हैंड आउट जारी किया गया और 1 बजे के बुलेटिन में जो मैंने पढ़ा वो ये था कि फैजाबाद में असलहे के एक जखीरे ओजड़ी कैंप के अंदर एक हादसे के नतीजे में अचानक आग भड़क उठी है, जिसकी वजह से धमाके हो रहे हैं, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और सूरत हाल जल्द ही कंट्रोल में आ जाएगी। क्या बेहिसी थी कि इस खबर के साथ अवाम के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की गई थी कि अवाम की जिंदगियों को क्या खतरात हैं और ये कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ ना पूछिए,
सड़कों पर घबराहट और अफरा तफरी का जो आलम था, शहरियों को समझ में नहीं आ रहा था कि शहर के किस कोने में जाकर छुप जाएं। अगर किसी के घर के करीब रॉकेट गिरा तो वो अपने घर से निकलकर कहीं दूर भागना चाहता था। कुछ बदहवासी के आलम में रॉकेटों और मिसाइलों की इस बारिश में सड़कों और कभी घरों की छतों पर खड़े होकर ये जानने की जुस्तजू में थे कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें इल्म नहीं था कि वो अपनी मौत को ढूंढ रहे थे। किसी भी लम्हे कोई रॉकेट, ग्रेनेड या मिसाइल वहां उन पर भी गिर सकता था। दुकानें, बाजार जो खुले हुए थे वो बंद होने लगे। अजब सी अफवाहें गर्दिश करने लगी कि कहीं खुदा न ख्वास्ता इंडिया ने हमला तो नहीं कर दिया। एक अफवाह यह भी थी कि शायद पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के मरकज कहूटा पर हमला हो गया है। कहूटा रावलपिंडी इस्लामाबाद से चंद मील ही दूर वाक़ है। चारों तरफ इब्हाम की सी कैफियत थी। इस दौरान रावलपिंडी की तालीमी इदारों की इंतजामिया को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही उन्हें कुछ हिदायत मिली, तो उन्होंने घबराकर छुट्टी का ऐलान कर दिया ताकि तलबा और अमला जल्दी जल्दी अपने घरों को जाएं, क्योंकि नामालूम आगे क्या होने वाला है। उन्हें भला कहाँ ये इल्म होता कि घर भी महफूज नहीं थे। असलिया डिपो से कुछ ही फासले पर सैटेलाइट टाउन में रावलपिंडी डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में मेरी बहन जर्रीन हबीब शोबे उर्दू में सीनियर लेक्चरर थीं। वो बिल्कुल हिजानी सी कैफियत में घर पहुंची। उन्होंने बताया कि वो अपनी 4-5 साथी स्टाफ मेंबर्स के साथ निकलकर गाड़ियों की तरफ जा रही थी कि अचानक चंद मिनट के लिए किसी से बात करने के लिए वो रुक गईं, जबकि उनकी दूसरी साथी खवातीन चलती हुई आगे बढ़ गईं। ऐन उसी वक्त उन चलती हुई खवातीन पर मिसाइल गिरा और एक उनकी यानी मेरी बहन की साथी लेक्चरर और शायद कुछ और लोग मौके पर ही जाँ बहक हो गए। उस दिन कोई भी तो महफूज नहीं था, मगर हम में से किसी को ये एहसास नहीं था कि शहर में मौत की बारिश हो रही है। हमारा घर ओजड़ी कैंप से कोई 4 या 5 मील के फासले पर था। सफदर उन दिनों रेडियो की अकेडमी में तैनात थी। उनकी अकेडमी के कार पार्क में भी रॉकेट गिरा, मगर शुक्र है कि सफदर धमाकों की खबर सुनकर घर के लिए निकल चुके थे। मैं भी ड्यूटी के बाद फौरन घर पहुंची, क्योंकि हमारी बेटी घर में अकेली अपनी आया के पास थी। दोनों शहरों यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कैसी क़यामत सुग़रा बरपा थी। ये तवील बाब है, इसलिए मैं कुछ लाइनें यहाँ पर छोड़ रही हूँ और बस आखिर में चंद लाइनें। जनरल ज़िया ने कुवैत के दौरे से मुल्क वापस पहुंचकर ओजड़ी कैंप के वाक़े को महज एक हादसा करार देकर मुल्क में बस 3 रोज सोग मनाने का ऐलान करने का फैसला किया था। लेकिन वजीर आज़म इस खौफनाक और मुजरिमाना वाक़े के जिम्मेदारों का तायुन करके उन्हें इंसाफ के कटहरे तक लाना चाहते थे। वजीर आज़म जुनेजो मुजरिमों को अदालत के कटहरे तक नहीं ला सके, क्योंकि ये रिपोर्ट असेंबली में पेश होने से सिर्फ एक दिन कबल वजीर आज़म जुनेजो को बरतरफ कर दिया गया। असेंबली तोड़ दी गई, उनकी हुकूमत की बिसात ही लपेट दी गई। गोया जनरल ज़ियाउल हक जुनेजो साहब को ये बावर कराना चाहते थे कि आपकी ये हिम्मत जुर्रत कैसे हुई कि आप उस वाक़े के बारे में रिपोर्ट असेंबली में पेश करें, सिविलियंस के सामने पेश करें, जिस वाक़े के पीछे खुद फौजी क़यादत है। सरकारी फाइलों और दस्तावेजात में ये वाक़या आज तक बिल्कुल उसी तरह एक मुअम्मा है जिस तरह से जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे को पेश आने वाला हादसा अभी तक एक मुअम्मा ही है। हालांकि सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन था और ये सब कुछ क्यों हुआ। 10 अप्रैल 1988 को आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपने क्या देखा, क्या सुना, ज़रूर लिखिएगा।